हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था हमारे सिलेबस का इंट्रोडक्शन, हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में, और मटेरियल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। सिलेबस हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि हम लोगों को जो दिया गया है सिलेबस, वो दिया गया है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, अब इसमें जो भी हम लोगों को पढ़ना है उसमें क्या है कि मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब एक बात बताइए, इंजीनियरिंग मटेरियल किसको कहेंगे और जनरली मटेरियल्स किसको कहेंगे, समझिएगा। वैसे सारे सबस्टांस, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड को कंसर्न करते हैं, ठीक है, किसको कंसर्न करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहेंगे। ठीक है, अब जैसे आयरन से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड में काम आता है, तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स में इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन यदि जनरल लाइफ की हम बात करें तो आप जनरल लाइफ में सपोज दैट मान लेते हैं कि आप कोई फ्रूट्स खरीदते हैं या कोई वेजिटेबल्स खरीदते हैं, तो क्या फ्रूट और वेजिटेबल्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स है? नहीं, वो इंजीनियरिंग लाइफ में इन्वॉल्व होता है क्या? अभी फ़िलहाल आप एक जनरल लाइफ की बात करें तो नहीं होता है। ठीक है, खैर वो सब की बातें हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आएंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स पे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स वैसे सबस्टांस को कहा जाता है जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेशन रखता हो, उसको हम लोग कहेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जैसे देखेंगे, the substance which are useful in the field of engineering are called engineering materials। ठीक है, यानी कि वैसे सबस्टांस जो कि फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के लिए अर्थात इंजीनियरिंग फील्ड के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, यूजफुल है, उसको हम लोग कहेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, सिरामिक, पॉलिस्टर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड ऑल पॉलीमर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों को क्या आप देखते हैं कि जैसे हमारा आयरन से, तो आयरन से क्या बनता है, आप आयरन से बहुत सारे चीज़ बनाते हो, जैसे टीएमटी रॉड्स बनाते हो। आप सिविल इंजीनियर हो तो आयरन का ब्रिज देखे होंगे कि आयरन से बना हुआ है ब्रिज। ठीक है, बिल्डिंग्स में भी क्या होता है कि टीएमटी रॉड्स के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और अदर मेटल्स की हम बात करें, अब जैसे कोई व्हीकल्स बना होता है तो किससे बना होता है, कोई ना कोई एलिमेंट्स, कोई ना कोई मेटल्स यूज होते हैं। कुछ पार्ट्स में क्या यूज होता है, पॉलीमर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखिए, मटेरियल साइंस, साइंस का मतलब आपको पहले भी पता है कि साइंस का मतलब क्या होता है बाबू, कि साइंस मतलब एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट है, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा पेपर्स है जो कि हमें हमारे नॉलेज को ब्रॉड करता है। ठीक है, एक क्रमित वे में। ठीक है, तो उसको हम लोग साइंस कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर मटेरियल्स की बात हो रहा है, तो मटेरियल से उसमें क्या होगा, मटेरियल से रिलेटेड होंगे जो भी हम लोग, जो नॉलेज हम लोग ब्रॉड करेंगे, जो भी हम लोग हमारा को जो नॉलेज गेन करेंगे, वो सब के सब मटेरियल से रिलेटेड होंगे। अब कैसे होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। Material science and engineering is an interdisciplinary field involving the properties of matter and its application। ठीक है, क्या है कि मटेरियल साइंस ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसमें क्या होता है कि किसी भी मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ में, साइंस के बहुत सारे एरियाज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं या इंजीनियरिंग फील्ड्स पे इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यदि हम लोग एप्लीकेशंस को छोड़ दें तो हमारा इंजीनियरिंग अलग हो जाता है। यदि आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इंजीनियरिंग, आप सिर्फ किसी मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं बट उसका एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो इंजीनियरिंग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग आगे, इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल एज केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब चूँकि हम लोग जब इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सारे इंजीनियरिंग फील्ड्स को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है,
आगे देखिएगा, अ पर्टिकुलर मटेरियल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंसिडरेशन। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हमें कोई काम करना है तो उसमें पर्टिकुलर मटेरियल सुटेबल होगा, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। किसके किसके बारे में क्या क्या कंसीडर करेंगे। सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, थर्मल प्रॉपर्टी हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि हीट रेसिस्टेंस कोई मटेरियल बनाना है। अब वहाँ पर एक प्लास्टिक देते हैं, ठीक है। खैर आजकल तो ऐसे प्लास्टिक होते हैं कि हाई टेम्परेचर पर भी रेसिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना हीट जा रहा है, या स्ट्रेंथ की हम बात करें, ठीक है। तो क्या होता है कि आयरन्स वगैरह हाईली स्ट्रेंथ होते हैं, तो उसमें यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसमें कोई और मेटल्स इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे एल्युमिनियम्स का क्या होता है कि एरोप्लेन्स जो बनते हैं उसमें मोस्टली पार्ट्स एल्युमिनियम के एलॉयज होते हैं, जैसे डुरालुमिन। वो क्यों होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है, उसका स्ट्रेंथ भी लगभग ठीक ठाक होता है, ठीक है। अब हवा में उड़ना है तो ज़्यादा वजनी बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूल ज़्यादा खपत होगा। तो इन सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स की हम बात करें तो ऐसा ना हो कि हमको एक कील बनाना है। अब कील में क्या है कि उसमें हमारा जंग वगैरह लग जाता है, तो हम उसको सोचते हैं कि जंग ना लगे, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो देखेंगे कि गोल्ड में तो जंग नहीं लगता है, तो उसमें अब गोल्ड में कोरोजन नहीं होता, उसकी वजह से हम गोल्ड का कील बना देंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम आयरन के ही कील को कई तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, ठीक है, और उस पर पेंटिंग वगैरह करके कोरोजन से सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। या मान लेते हैं कि आप बात करते हैं कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते, तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो कोर बनाया जाता है तो उस पर आयरन लॉसेस होते हैं, ठीक है, कॉपर लॉसेस होते हैं, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसमें जो है रेसिस्टेंस नहीं हो, तो उसके लिए अब हम लोग सिल्वर का तो नहीं, उसका कोर लेमिनेशन कर देंगे। कोर सिल्वर का तो नहीं बना देंगे ना, क्योंकि यदि बना देते हैं तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर बहुत कॉस्टली होगा। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं गोगल्स पहने हुए हैं, ठीक है, तो क्या है, पॉलीकार्बोनेटेड है, ठीक है, इसके फ्रेम्स क्या है, सिंपल प्लास्टिक्स है। यदि मान लो कि हम इसके फ्रेम बना देते हैं गोल्ड, तो हम इसको पहनेंगे नहीं, किसी शोकेस में रख देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, कुछ हो गया ये वो, ठीक है। जो हमारे यूजफुल के लिए हो, कम कॉस्ट में हो, उसको हम लोग सुटेबल सेलेक्ट करेंगे। फिर है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कर लिए जो हमारे यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, तो वो भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए कि हम एक सोलर पैनल लगा रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है सालों भर पूरी तरह से बर्फबारी होते रहती है, तो सोलर पैनल काम करेगा नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। या मान लीजिए कि हम विंड पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन हम लोग लगाते हैं, क्या होगा, उसके लिए हवा चाहिए, ऊंचे जगह चाहिए। अब ऐसा जगह है नहीं, तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब या फिर मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि फैक्ट्री हमेशा किसी नदी के किनारे होता है। क्यों, क्योंकि वो आसानी से उसको वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। कोई स्टीम जनरेशन प्लांट है, आप ऐसे जगह लगा दीजिए जहाँ अगल बगल में नदी नाला कुछ है ही नहीं, तो उसको वाटर कहाँ से मिलेगा, अर्थ सरफेस से आप कितना वाटर निकालिएगा, है ना। तो अवेलेबिलिटी भी हमारे लिए ज़रूरी है। अपीयरेंस करने का मतलब है कि उसका कलर या उसका लाइटिंग, ठीक है, या उसका शाइनिंग वगैरह जो है वो अपीयरेंस में आता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको अभी क्या है कि हमको रेड कलर पसंद है, तो हम रेड कलर चूज करेंगे ना। हमें ब्लू कलर पसंद है तो हम ब्लू कलर चूज करेंगे, ठीक है। या फिर सपोज दैट मान लीजिए कि गर्मी का टाइम है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाइट कलर का शर्ट पहनते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो है जो भी उस पर वेवलेंथ का जो लाइट फॉल करता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करता है कि वो रिफ्लेक्ट कर देता है। यही यदि ब्लैक पहनते हैं, ठीक है, तो ब्लैक क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए गर्मी लगता है, तो गर्मी के दिन में हम लोग नहीं पहनेंगे। अब ऐसा ना हो कि हम लोग ब्लैक कलर ही ले लिए, ठीक है।
सर्विस लाइफ कहने का मतलब है कि वो कितना टाइम चलेगा, किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होगी, किस तरीके का नेचर्स होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई साफ्ट है, ठीक है, अब उस साफ्ट को आपने लगा दिया, अब उसका लाइफ टाइम एक ही दिन का है, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, है ना। तो क्या होगा, फिर से आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, मैन पावर लॉस होगा, आपका मनी लॉस होगा, बहुत सारे लॉसेस होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि एक लंबा ड्यूरेशन चलने वाला साफ्ट लगाएं, ठीक है, जिससे कि क्या हो, हमारा जल्दी नहीं टूटे, तो उससे क्या होगा, हमारा पैसा बचेगा, सब कुछ सेविंग हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि मेनली हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, पहला मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि मेटल हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेटल। तो मेटल यदि हम मैकेनिकल टर्म में कहें या फिजिक्स के भाषा में कहें तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे सबस्टांस जो शाइनी हो, यानी कि जो शाइन देता हो, ठीक है, लस्ट्रस हो, और आप क्या बोल सकते हैं कि जिसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हो, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, हीट का कंडक्शन करता हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि इसी को हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में डिफाइन करें तो क्या कहिएगा कि वैसे सबस्टांस या वैसे एलिमेंट्स जो कैटायन फॉर्म्स कर सके। ठीक है, कैटायंस कहने का मतलब है कि पॉजिटिव आयंस, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तभी ना कैटायंस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। यदि हम बात करते हैं नॉन मेटल का, ठीक है, तो उसके जस्ट अपोजिट्स, इसमें शाइनिंग नहीं होगा, मैलेबल नहीं होगा। यदि हम लोग इसको हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, भंगूर रहेगा। ठीक है, या आप कह सकते हो कि हीट का कंडक्शन नहीं करता हो, ऐसे भी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता हो। अच्छा, केमिस्ट्री के भाषा में इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे बाबू कि वैसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो क्या करता हो, अनायंस फॉर्म करता हो। क्या करता हो, अनायंस फॉर्म करता हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मेटल्स में हम लोगों ने दो पार्ट डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स में हमारा आयरन इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हम लोगों ने एक साइड बनाया फेरस। इंजीनियरिंग फील्ड में जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उसमें मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्या होता है, आयरन से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने एक दिया फेरस और दूसरा नॉन फेरस। फेरस कहने का मतलब है बाबू कि वैसे सबस्टांस जिसमें आयरन इन्वॉल्व हो, क्या हो, आयरन इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग कहेंगे फेरस। अब जैसे देखो रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील एंड इट्स अलॉयज, तो इन सब में क्या है कि आयरन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज में इन्वॉल्व होते हैं। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन, नॉन मतलब नहीं है, फेरस मतलब आयरन। ठीक है, आयरन को ही लैटिन वर्ड में क्या कहा जाता है, फेरस कहा जाता है लैटिन भाषा में। अब यहाँ पर समझिए, मतलब वैसे एलिमेंट्स जिसमें, या वैसे एलिमेंट्स एलॉयज जिसमें क्या हो कि आयरन इन्वॉल्व नहीं हो, तो एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर, टीन, जिंक, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब में क्या आयरन है, क्या नहीं है। ये सब में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलीमर्स। पॉली मतलब बहुत सारे, अमर्स मतलब यूनिट। कहने का मतलब है कि एक छोटे छोटे यूनिट से मिल करके कोई यदि बड़ा स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, पॉलीमर कहेंगे। यदि छोटा छोटा हम लोगों ने यूनिट्स को मिलाया और वो छोटे छोटे यूनिट्स मिल करके क्या बन गया, बड़ा बन गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। पॉलीमर को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक। मतलब कहने का मतलब ऐसा है बाबू कि एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट करके, और हीट विथ प्रेशर के एप्लीकेशन से दोबारा हम लोग कोई दूसरे सांचे में ढाल सकते हैं। लेकिन एक क्या है कि यदि एक बार ढला गया तो फिर वो दूसरे सांचे में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या आता है, पॉलिस्टर है, बैकेलाइट है, ठीक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं।
थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो ये आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको कहते हैं, और ये है पॉलीथीन। पीवीसी आप जानते ही होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आजकल यूज होता है वायर के इंसुलेशन के लिए। किसके लिए? वायर के इंसुलेशन के लिए, वायर के चारों तरफ से इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है। अब आते हैं सिरामिक में, ठीक है। सिरामिक क्या है कि एक सॉलिड है, एक सॉलिड मटेरियल्स है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे मेटल्स वगैरह मिला करके आप बना सकते हो, ठीक है, या फिर नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से भी आप बना सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे देखो रिफ्रैक्टिव्स, एब्रेसिव्स। अब एब्रेसिव्स की बात करते हैं तो आपने ग्राइंडिंग व्हील देखा होगा, ग्राइंडिंग व्हील में देखा होगा बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं। कुछ में क्या होता है कि सिलिकॉन कार्बाइड होता है, कुछ में क्या होता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो अलग अलग होते हैं। ग्लास हो गया, ग्लास आप जानते ही हो, ठीक है। सीमेंट हो गया, सीमेंट में क्या होता है? एल्युमिनियम होता है, एल्यूमिना होता है, सिलिका होता है वगैरह, सीमेंट वो होता है। और कंक्रीट हो गया, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? सेरामिक है। ये सब क्या करते हैं कि हाई हीट रेसिस्टेंस कैपेसिटी रखता है, ठीक है, हीट को क्या करता है? रेसिस्ट करता है, समझ गए। तो ये है हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चलिए अभी हम लोग देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ पर समझना बाबू कि हम लोग कैसे किसी में मटेरियल को डेजिग्नेट करते हैं, उसके डेजिग्नेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। यदि लिखा हुआ है तो वो क्या लिखा हुआ है, उसका स्ट्रेंथ दे रखा है या कंपोजिशन दे रखा है, क्या है, ये चीज़ समझेंगे। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहले देखते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्टील का जो पुराना डेजिग्नेशन था वो लिखा जाता था ST और फिर 3 डिजिट शो करता था। तो ST का मतलब है स्टील, और ये जो 3 डिजिट है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता था किसमें? kg/mm²। में, ठीक है। लेकिन अब इसको नया में बदल के कर दिया गया है। आप कहीं कहीं देखे होंगे कि कोई रॉड्स, ठीक है, जनरली आप जो मकान बनाते हैं उस पर देखे होंगे लिखा हुआ होगा Fe500, ठीक है। तो Fe500 TMT लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? Fe500 TMT। तो हमको सबसे पहले ये चीज़ जानना है, ठीक है। तो Fe मतलब क्या हो गया? दैट इज द स्टील, ठीक है। वो क्या है? वो क्या है? स्टील को डेजिग्नेट कर रहा है, ठीक है। फिर 500 कहता है कि उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है? 500 है। किसमें है? Nm/mm² में है। और TMT का मतलब होता है बाबू थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। क्या होता है? थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, मतलब कि उसको हीट ट्रीटमेंट किया गया है उस बार को, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है हमारा ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन, देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, तो स्टील और कास्ट आयरन को ही हम लोग क्या करते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। बाकी सबको केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डेजिग्नेट करते हैं। आगे बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रे कास्ट आयरन, तो यहाँ पर समझिए दिस इज द FG, G फॉर ग्रे कास्ट आयरन एंड F फॉर फ्लैक्स। क्या होता है कि जब आप कार्बन कंटेंट्स वगैरह जब आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे फेज डायग्राम, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो मटेरियल्स होते हैं उसमें फ्लैक्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, या उसमें जो ग्रैनुलल्स होते हैं वो स्फेरॉइडल कैसे होते हैं, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो FG का मतलब होता है कि फ्लैक्स, ठीक है, प्रेजेंट है किसमें? उस कास्ट आयरन में। तो यानी कि FG मतलब ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, जिसमें फ्लैक्स प्रेजेंट है। इसी चीज को हम लोग कभी कभी क्या लिखते हैं कि SG लिखते हैं, स्फेरॉइडल ग्रे कास्ट आयरन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरॉइडल ग्रे कास्ट आयरन। और ये 3 डिजिट लास्ट वाला वो शो करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन मेगापास्कल कह सकते हो या फिर Nm/mm² कह सकते हो, ठीक है। अगला है आपका मैलिएबल कास्ट आयरन। मैलिएबल कास्ट आयरन में क्या है बाबू कि हम लोगों ने तीन तरीके का मैलिएबल कास्ट आयरन देखा है। क्या क्या? ठीक है, ब्लैक हट, व्हाइट हट और पेयरलेटिक, ठीक है। BM का मतलब होता है ब्लैक हट मैलिएबल कास्ट आयरन। क्या होता है? ब्लैक हट मैलिएबल कास्ट आयरन।
ठीक है। इसके बगल में ये 3 डिजिट्स लिखा हुआ है जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। यहाँ पर WM मैंने लिखा है, तो W से क्या होगा, व्हाइट हेड मैलिएबल कास्ट आयरन। PM है तो पियरलेटिक मैलिएबल कास्ट आयरन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ये तो हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे है हमारा बाबू केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि यदि कोई लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि 40C8 लिखा हुआ है तो उसमें 40 क्या डिनोट करेगा, 8 क्या डिनोट करेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में हम लोग प्लेन कार्बन स्टील को कैसे डेजिग्नेट करते हैं ये समझेंगे। यहाँ पर देखोगे बाबू ये पूरा टर्म क्या लिखा हुआ है, दिस इज द 55C4, ठीक है। अब एक बात हमको ध्यान देना, तो दिस इज द 55 का में हम जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.55% ऑफ कार्बन, C4 कार्बन। अब इधर देखो इसके बाद जो होता है उसमें होता है मैग्नीज। अब कितना, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4% क्या हो जाएगा, मैग्नीज। ये हो गया हमारा प्लेन कार्बन स्टील, क्लियर है। चल आगे देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देना, एलॉयज स्टील। तो एलॉयज स्टील में हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20Cr18Ni2। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या होता है बाबू कि C को इरेज कर दिया जाता है, हम लोग C नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो 20 होता है इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.2। ये डिनोट करता है कार्बन के परसेंटेज को, किसको डिनोट करेगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया, क्रोमियम। अब ये क्रोमियम के बाद क्या लिखा हुआ है, 18, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 18% क्रोमियम। निकेल क्या है बाबू, निकेल के बाद क्या लिखा हुआ है, 2, तो ये 2% निकेल। अब एक चीज और इसको समझो कि यदि मान लेते हैं कि इसमें लिख दिया ऐसे, उसके नीचे बार लगा दिया, तो जब ये बार लगाएगा तो इसका मतलब ये समझना कि इसका जो वैल्यू है वो लेस देन क्या है, 1%, ठीक है। यानी कि परसेंटेज ऑफ क्रोमियम जो होगा वो लेस देन 1% होगा। ये तब इसको क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से जब डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा बाबू, 0.18% क्रोम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। थैंक यू।